नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, तीसरी बार सत्ता में बैठे मोदी को आज संसद में एक जोरदार झटका लगा है और खास बात यह है कि यह झटका एनडीए के उनके साथियों से ही मिला है, यानी जिसके साथ नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हैं उनसे ही यह झटका मिला है। आपको बता दूं कि आज मोदी सरकार ने संसद में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया और पहले जैसे हालात अगर होते, आप याद कीजिए कि 2014 से 2024 तक वाले हालात होते, यानी बीजेपी का पूर्ण बहुमत होता, तो यह विधेयक लोकसभा और फिर राज्यसभा में कब का पारित होकर कानून का रूप ले चुका होता और आपको और हमको इसकी खबर ही नहीं होती। याद कीजिए जम्मू कश्मीर मामले में आर्टिकल 370 पर सरकार का रवैया कैसा था। खैर, आज जब मोदी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया तो इंडिया गठबंधन ने इसका जोरदार विरोध किया, लेकिन मोदी का साथ देने वाली टीडीपी ने भी इस विधेयक पर सशर्त समर्थन की बात कही, जिसके बाद मोदी सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक को संसदीय समिति को भेजना पड़ा। इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजने का मतलब यही है कि संसद में मोदी सरकार को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और फिलहाल जैसे हालात बने हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इसी तरह की और मात आगे भी मोदी सरकार को मिलती रहेगी। मोदी इधर संसद में वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण के नाम पर हिंदू मुसलमान करवाने में लगे थे, तो उधर राहुल गांधी हमेशा की तरह आम लोगों से मिल रहे थे। आज संसद में राहुल गांधी से मैला ढोने वाले सफाई कर्मियों ने मुलाकात की। मछुआरों और भोजन का अधिकार के कार्यकर्ताओं का दल भी आज राहुल गांधी से संसद में मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन जब उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया तो राहुल गांधी खुद उन तक पहुंच गए। क्या कुछ कहा इस मसले पर राहुल गांधी ने, आइए जरा सुन लेते हैं। पहले आना पड़ा आपको यहाँ आना पड़ा सर। मछुआरों का क्या मुद्दा था और क्या मुद्दा था? नहीं, वो देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे हैं सर, मेरा तो आपने रेल मंत्री से मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में है सर आप? दैट्स ऑल फाइन। My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. Otherwise, now I'll have to keep coming here. अब यहाँ आना पड़ेगा। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि सदन के अंदर पहले किसानों को भी भीतर आने से रोका गया और अब मछुआरों और छात्रों को रोका जा रहा है। गनीमत यह है कि मैला ढोने वाले राहुल गांधी से उनके दफ्तर में मिलने पहुंच गए। क्या बातचीत हुई उनके बीच, जो सफाई कर्मी हैं उनसे राहुल गांधी की, आइए जरा सुन लीजिए। ये देखिए विजुअल आप देख रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कुछ बातचीत हो रही है। वन इज अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये ड्राई लेट्रिन साफ करने के काम अभी भी देश पे है, बट सरकार कहते हैं कंप्लीट डिनाई करते हैं। वो हमारा मंत्री जी हैं, उनका एक ही काम है, हमेशा पार्लियामेंट पे कुछ भी होगा आके वो बोलते हैं महिला प्रथा नहीं है, देयर इज नो मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कंट्री। सी प्रॉब्लम है ड्राई लेट्रिन्स है अभी, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ द झारखंड, वहां हाथ से मैला साफ करने के काम चलते हैं। What is the problem? What is the reason this is continuing? Because the government is not providing any rehabilitation people who left. उनका तो 5 साल 10 साल से ऐसे इंतजार ही कर रहा है। बजट है, बजट खर्च नहीं करते हैं। 2010 पे एग्जैक्टली 1000 करोड़ द बजट, 2013 आ गया, सरकार बदल गया, इमीडिएटली इट हैज गिरावट है 10 करोड़, बाद में 5 करोड़, आज का तारीख पे 0, 1 पैसा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तो है ही नहीं, डिसअपेयर कर दिया। दूसरा है, तो कितने लोग ये काम कर रहे हैं? कम से कम अभी भी 10 से 16 हजार लोग वो काम पे अभी भी हैं। तो मुझसे क्या चाहते हैं? वी आर सेइंग दैट देयर इज एन मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये भारत सरकार ने उनका एक पैकेज, ये काम करने। तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं उसके बाद से संसद का माहौल और नजारा काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है।
पहले उच्च वर्ग के लोग, संभ्रांत तबकों के लोगों से ही संसद के भीतर इस तरह की मुलाकात देखी जाती थी। लेकिन अब देख लीजिए, राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं, मैला ढोने वाले सफाई कर्मियों से मिल रहे हैं, संसद के भीतर आकर ये बैठ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, अपने नेता से इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। ये बात अब राहुल ने मुमकिन कर दिखाई है, जिसे हम देख रहे हैं। उधर उनके नेतृत्व में संसद के भीतर मोदी सरकार के गलत इरादों पर विपक्ष तगड़ा जवाब देने लगा है। आज वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को विपक्ष ने जिस तरह विभाजनकारी, मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया है, उसके बाद से लोकसभा में जो कुछ नजारा था वो आप देखकर खुद चौंक जाएंगे। गौरव गोगोई जो लोकसभा में अब नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी के बाद हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इसी मसले पर, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया पेश की थी। जरा उसकी एक बानगी सुनिए। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। तो वक्फ संशोधन बिल जो है, ये इस बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सुन रहे थे गौरव गोगोई को। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद में इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। ये जरा अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए। माननीय नोटिस आए हैं, वो एक एक मिनट में अपनी बात को कह दें। एक मिनट, अखिलेश जी आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रभाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।
तो यहां साफ साफ चुनौती देते हुए अध्यक्ष महोदय को अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि कुछ अधिकार सुना है कि आपके भी छीने जा रहे हैं और हमको आपको इस अधिकार को, जो आपका अधिकार कल को छीना जाएगा, उसके लिए भी लड़ना होगा। और आज अधिकार जो है वो वक्फ बोर्ड का छीना जा रहा है, उन मुस्लिम समुदाय का छीना जा रहा है। ये सारी बातें यहां हो रही थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां साफ साफ कहते हुए रखते हुए अखिलेश यादव। तो इंडिया दल के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी इस बिल का विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया, तमाम दूसरे नेताओं ने भी इसका विरोध किया और जिसके बाद से मोदी सरकार का साथ देने वाले साथियों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर इस विधेयक का खुलकर समर्थन करें या ना करें। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ललन सिंह ने मोदी सरकार की लाइन को ही फॉलो किया, यहां तक कि वो अपने भाषण में 1984 के सिख विरोधी दंगों को भी ले आए, जिसका इस विधेयक से कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। लेकिन इसे पूरे जेडीयू का स्टैंड नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार भी खुलकर यही बात कहेंगे जो बात आज ललन सिंह कह रहे थे, तो फिर बिहार में मुस्लिम वोट छिटक जाएंगे उनकी पार्टी के। ये नीतीश बाबू अच्छी तरह से जानते हैं। और वही टीडीपी का रुख इस मामले में काफी दिलचस्प रहा। टीडीपी सांसद जो है, टीडीपी के सांसद आज सदन में वो कह रहे हैं, जीएम हरीश बाल योगी जीएम हरीश बाल योगी ने विधेयक के लिए, इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए अपनी पार्टी का सशर्त समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को आगे की जांच के लिए संसदीय समिति को भेजा जाता है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जेपीसी अगर गठित हो और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है तो इसका हम विरोध नहीं करेंगे। यानी पहले से ये विरोध कर रहे हैं। बाल योगी ने यह कहा कि मैं सरकार की उस चिंता की सराहना करता हूं जिसके साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। वक्फ दानदाताओं के उद्देश्य की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर गलतफहमी या गलत जानकारी को दूर करने के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सरकार ने विधेयक संसदीय समिति को भेज दिया। लेकिन इस बीच जरा असदुद्दीन ओवैसी की बाइट अगर हो तो जरूर ले आइए। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी की बाइट हम बाद में सुना देंगे। तो लेकिन इस बिल को भेज दिया गया। तो फिलहाल यह मामला जो है वो 3 महीने के लिए कम से कम आप समझ जाइए कि यह लटक गया है, टल गया है। इससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार अब संसद में पहले की तरह मनमाने फैसले नहीं ले पाएगी। वैसे टीडीपी ने मोदी सरकार को पहले ही साफ कर दिया था कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है, इसीलिए इस रूप में इसे पास नहीं किया जा सकता है जिस रूप में लाया गया था। आपको बता दूं कि टीडीपी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के वादे के साथ सत्ता में आई है और ऐसे में देश भर की वक्फ संपत्तियों पर केंद्र द्वारा कब्जे की कोशिश वाले बिल को टीडीपी खुलकर समर्थन नहीं दे सकती है। आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को इसका सदस्य बनाने, 2 गैर मुस्लिम होंगे इस बोर्ड में, इस नए गैर मुस्लिम होंगे, और जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी कलेक्टर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इनको सरकार असाधारण अधिकार देना चाहती है। इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि जिला का कलेक्टर जिस संपत्ति को गैर वक्फ घोषित कर देगा तो उसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस विधेयक में जिस तरह वक्फ बोर्ड के अधिकारों को काटकर उन पर कब्जा करने की नीयत सरकार की दिखी है, उसे आज संसद में विपक्ष ने पूरी तरह उजागर कर दिया और इधर टीडीपी का रुख भी सरकार विरोधी ही दिखा। यह इस विधेयक के जरिए, और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह विधेयक अब चला गया है सिलेक्ट कमेटी के पास। लेकिन यह पहली बार हुआ है पिछले 10 साल में कि कोई विधेयक सरकार ने सिलेक्ट कमेटी को भेजा हो और यहां से नरेंद्र मोदी की सरकार, खासकर बीजेपी की पहली हार सामने दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक और हार आप देखिए, दूसरी तरफ आज राज्यसभा में उस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़कर गुस्से से चले गए। दरअसल विनेश फोगाट पर विपक्ष चर्चा चाहता था, खड़गे ने इसकी मांग रखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एलओपी हैं राज्यसभा में, उन्होंने सभापति से कहा कि यहां कहीं ना कहीं उसके साथ जाति हुई है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है
और कोई साजिश रची गई है और इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए विनेश फोगाट को लेकर। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं पिछले 2 दिनों से, खासकर कल से विनेश फोगाट की चर्चा खूब हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी मांग रखी, लेकिन सभापति नाराज हो गए और कहने लगे कि इस पर चर्चा नहीं होगी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कोई कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं होगा। विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा था और सभापति नाराज होकर चले गए। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ हुआ था, इसको सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबके पास चलेंगे, उन सबसे परिचय करवाऊंगा आपका, लेकिन पहले सुनिए। In the ugliest of scene, we saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution, and that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I am sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all compensations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. We give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. तो सुन रहे थे यहां साफ साफ जगदीप धनखड़ जो हैं, अब विनेश फोगाट की बात जब हो रही थी और हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट के लिए कहा कि हम उनको सिल्वर मेडल विजेता की भूमिका में देखेंगे और वैसे ही सब कुछ उनके साथ बिहेव करेंगे। यह बात यहां पर दिन में कह रहे थे, सुबह जब चर्चा की मांग की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, विपक्ष ने, और यहां पर उसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं उस बात को रोकने की कोशिश करते हुए कि नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। यहां कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश है, यह बात रखी जा रही है और कल से लेकर आज तक इस पर चर्चा की मांग हो रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की और जगदीप धनखड़ ने साफ साफ, और सदन में आप देखते हैं कि आसंदी पर, कुर्सी पर जो उधर स्पीकर इधर सभापति जो बैठते हैं वो विपक्ष को सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं और यह बात लगातार आप, हम और यह दुनिया, यह देश देख रहा है। इसलिए यहां समझना जरूरी है। इसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि जगदीप धनखड़ साहब उठकर चले गए और नाराज होकर चले गए, जरा दिखाने की कोशिश कि देखो मैं आपकी बातों से बहुत नाराज हूं। लेकिन नाराजगी किसकी जाहिर होनी चाहिए? नाराजगी होनी चाहिए थी जाहिर यहां पर विपक्ष की। विपक्ष भी खड़ा हुआ और उठकर बाहर निकल गया। यहां पर विपक्ष ने बायकॉट कर दिया इस सदन का। तो यह सब कुछ आज हुआ राज्यसभा में। लोकसभा में जो हुआ, पहली बार मुंह की खानी पड़ी है नरेंद्र मोदी की सरकार को। आइए यहां से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज चर्चा करेंगे कि क्या संसद में मिली इस मात के बाद से, जो बात आज मिली है उसके बाद से खुद को संभाल पाएगी सरकार, मोदी सरकार, खासकर तब जबकि राहुल गांधी के पास अब आम जनता अपनी समस्या लेकर संसद पहुंचने लगी है। यानी राहुल गांधी को जो है वो पीएम से ज्यादा सक्षम ये जनता देख रही है। और ऐसे में दूसरी तरफ जो आप लेकर आ रहे हैं अपना विधेयक, वो पास नहीं करवा पा रहे हैं।
क्या कुछ चल रहा है संसद के अंदर, क्या कुछ चल रहा है देश में, क्या कुछ चल रहा है सड़क पे, उन सब की चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब के पास चलते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार जी का नाम ठीक कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, आंखों देखी आपसे बिना लाग लपेट जो कुछ हुआ प्लीज वो बताइए। सदन के अंदर जो कुछ चल रहा था, सबसे पहले उधर राज्यसभा, फिर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा में अचानक और अप्रत्याशित रूप। हेलो जी जी, अब आ रही है, प्लीज। हेलो जी, आ रही है। आज लोकसभा में बात तो होनी थी, चर्चा तो होना थी विनेश फोगाट पे, लेकिन सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड विधेयक ले आई। विनेश फोगाट पे राज्यसभा में बात नहीं होने दी और लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश करके सरकार ने वहां नहीं होने दी। लेकिन लोकसभा में जब पेश किया तो भारी विरोध हुआ विपक्ष की तरफ से और सरकार ने इस मामले को पूरे को सांप्रदायिक करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी। बीजेपी के सदस्य पूरी तरह उसी एंगल से बोलते रहे, लेकिन आखिरी में सरकार को इस विधेयक को जेपीसी के पास पहुंचाना पड़ा। कैसे? देखिए, बड़ा मजेदार वाकया हुआ सारा का सारा। एक तो आपको मजेदार वाकया यह सुनाए कि राहुल पे किस तरह हमले करते हैं। राहुल बैठे हुए थे, मोदी जी नहीं थे, किरण रिज्जू बोल रहे थे, तो जाहिर है बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे कांग्रेस के, यहां बीजेपी के ही बहुत सारे नेता बैठे हुए थे, अमित शाह थे, गडकरी जी थे, राजनाथ सिंह थे, इनके पास भी बहुत सारे बीजेपी के सांसद आते हैं, बात करते हैं, बात होती है। राहुल के पास भी आते हैं, स्वाभाविक प्रक्रियाएं चलती रहती है अपने नेता से बात करने की या सलाह मशवरे की। तो गौरव गोगोई भी आए और दूसरे लोग भी आए, के.सी. वेणुगोपाल से भी बात हो रही थी। तो कुछ बात हो रही थी तो राहुल उठ के जो है पीछे की तरफ खड़े होके, ताकि डिस्टर्ब ना हो, राहुल का अपना तरीका है, अच्छा तरीका है, राहुल इन सब चीजों को बड़ा ध्यान रखते हैं, खड़े होके कि यहां किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, मंत्री जी बोल रहे हैं, बोलते रहें, बात करने लगे। अब मंत्री जी इतना कहां देखते हैं, उन्होंने राहुल को जाते हुए देखा और बोला, लीजिए राहुल गांधी चले गए, मेरी बात नहीं सुनी, बात का जवाब नहीं है। तो विपक्ष के सदस्य चिल्लाए कि राहुल तो यही है, जरा देख लीजिए, थोड़ा सा 10 कदम आगे खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं कोने में, लेकिन मोदी जी कहां हैं? तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। मोदी जी नहीं आए तो नहीं आए। खैर, तो हुआ क्या कि जब किरण रिज्जू अपनी पूरी बात कह चुके और उससे पहले जो है आपने जैसा कि बताया कि लल्लन सिंह तो पूरी तरह पक्ष में बोले, लेकिन हरीश जो है, जीएम हरीश जो है, उन्होंने बात कही कि सिलेक्ट कमेटी को इसको पहुंचाना चाहिए। इसी तरह जो उसका रुख था एलजेपी का, चिराग पासवान का, वो भी इसके फेवर में बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सरकार के साथ है, मंत्री हैं तो चुप थे। और इसी तरह जयंत चौधरी भी। तो ये सारे बाहर सदन के बातचीत चलती रही या किरण रिज्जू बोलते रहे और बिल पास कराने की बातें करते रहे, लेकिन जब अपना भाषण खत्म कर रहे थे, वो 1 घंटे से लंबा भाषण था उनका वो जो उनका तरीका था, वो उस तरह से सब सांप्रदायिक मुद्दों को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि माहौल उसी दिशा में बने। तो जब वो बात खत्म कर रहे थे तो एक चिट उनके पास आई और उस चिट को अमित शाह जी ने लाने वाले से, सांसद से ले लिया और पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ संकेत दिए, कुछ कहा, और उसके बाद वो मैसेज स्पीकर के पास भी पहुंच गया था। तो जब अपनी बात खत्म करने लगे मंत्री जी, तो स्पीकर ने कहा, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, कुछ और बोलना चाहते हैं? तो फिर किरण रिज्जू ने वो लिस्ट चिट देखी जिसमें संभवतः ये लिखा हुआ था, तो उन्होंने जेपीसी की घोषणा की कि हम इस बिल को जेपीसी को पहुंचा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय ने फौरन कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं सभी सदस्यों से और सभी दलों से बात करके इसके सदस्य तय कर दूंगा, ये प्रक्रिया
पूरी कर देंगे। इसका मतलब बाहर से मोदी जी के ऑफिस से वहां से खबर आई कि ये सारे लोग उधम कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, हम पे दबाव बढ़ रहा है और आप इस तरह बिल को पास कराने की दिशा में आगे न बढ़िए, नहीं तो बिल आज पास करवा देते। वो बहुमत है उनका लोकसभा में, लेकिन इन दोनों और तीनों और चारों के बिना नहीं है। एलजेपी, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन चारों की जरूरत पड़ेगी उन्हें, और अगर ये नहीं है तो ये 240 पे रुक जाते हैं। ये तो बहुत दूर है, 273 का बहुमत होता है। तो वो जो है पहली बार, बिल्कुल आपने सही कहा कि 10 साल में कोई बिल नहीं तो कई बिलों के लिए मांग हुई, आमतौर पे पहुंचा दिए जाते हैं सिलेक्ट कमेटी को कि भाई बिल बन रहा है, कानून बन रहा है, अच्छी तरह सोच विचार के बने, लेकिन वो किसी को भी उन्होंने नहीं पहुंचाया और वही उन्होंने अपने बहुमत का, अपने उसका वो करते हुए, ताकत दिखाते हुए उनको पास कराए। और दूसरी एक खास बात रही कि इस बिल के ऊपर सबको थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका मिलना चाहिए था, खासतौर से निर्दलीय लोगों को हमेशा मिलता है। पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद बहुत देर तक मांग करते रहे कि सब एक एक मिनट हमको ही बोलने का मौका दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट बिल है, देश के एक समुदाय से संबंधित बिल है, ये बहुत पुराने कानून को आप बदलने जा रहे हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया। तो जैसा कि आपने बताया अभी इस गौरव गोगोई का, इसी तरह केसी वेणुगोपाल ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बोला कि राज्यों के अधिकार छीनने की बात है, और इससे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि अभी लोकसभा आप हारे हो, उससे सबक नहीं लिया। ये बिल जो आप लाए हो, ये महाराष्ट्र और हरियाणा और विधानसभाओं के लिए लाए हो, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। उन्होंने साफ बोला कि ये आप राजनीति के लिए बिल लाए हो। तो ये जो बिल है अब तो खैर चला गया जेपीसी के पास में और वो इस पे विचार करेगी, मगर फिलहाल सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि सरकार को पहली बार डिफेंसिव उस पे आना पड़ा, और इसको पास करवाना चाहती थी वो उसको वहां पे पास नहीं करवा पाई। दूसरी बात आपने राज्यसभा की वहां पे, अब धनखड़ साहब के बारे में क्या कहें हम। धनखड़ साहब अपने आप को इस तरह शो करते हैं मोर लॉयल देन द किंग, लेकिन न तो ये बीजेपी के रहे हैं न ये आरएसएस के हैं। खुद ही कहा था कि मैं तो एकलव्य हूं, मतलब आरएसएस ने मुझे कभी शाखा में शामिल नहीं किया, मैं दूर से ही हूं। हुआ क्या था ये शकील जी, हुआ क्या था, क्यों ये उठ के चले गए? नहीं, ये कह रहे थे कि इसमें फोगाट में बात नहीं करने दूंगा मैं आपको विनेश फोगाट के इशू पे जो खड़गे जो हैं वहां पे विपक्ष के नेता हैं, जो बहस करना चाह रहे थे, जो बात करना चाह रहे थे, वो मैं नहीं करने दूंगा, उसको अलाउ नहीं करने दूंगा। जैसे पहले इन्होंने कहा था कि मैं संघ पे बात नहीं करने दूंगा, मैं अंबानी का नाम नहीं लेने दूंगा, मैं अडानी का नाम नहीं लेने दूंगा, तो ऐसे ही आज उन्होंने कहा कि मैं इसे बात नहीं करने दूंगा। लेकिन खुद क्यों बार बार 1975 का जिक्र कर रहे थे? जिस तरह से उन्होंने आज किया है वो सबको मालूम है कि वो एक ही दिशा में सारे काम कर रहे हैं। कह रहे हैं खुद को एकलव्य, मगर उनका अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे ही निशाना है। और वो चिड़िया की आंख क्या है? वो चिड़िया की आंख है राष्ट्रपति पद। बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2 साल बाद जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है या होना है, उसमें मोदी जी की निगाहों में चढ़ जाएं हम। देखिए, ये तो राज्यसभा में एक इसके साथ ही एक दूसरी घटना हमें याद आ गई कि ये तो बीजेपी में आने के बाद कुर्सी छोड़ के गए हैं, और एक बीजेपी में जाने के लिए कुर्सी छोड़ के गई थी, ऐसे ही नजमा हेपतुल्ला जी, वो भी इसी तरह गुस्सा हुई थी और उसके बाद जाके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। वो राज्यसभा में उपसभापति हुआ करती हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये सब ये राष्ट्रपति बनने के लिए गए हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए गई थी। देखिए, आप कहते तो हो मैं जाटों का बेटा हूं, मैं किसानों का बेटा हूं, लेकिन विनेश फोगाट के बारे में सच्चाई देश के सामने आए, लोग जाने, वो आप नहीं आने दे रहे हो। सबने देखा कि वो 53 किलो में लड़ने वाली लड़की थी विनेश फोगाट, सबको मालूम है ये बात, लेकिन उसको मना कर दिया कि 53 किलो वेट में आपको नहीं ले जाएंगे, 50 पे चलना है तो बात करिए आप। और 53 में जिसको ले गए उसने वहां क्या अनुशासनहीनता की, पहली बाउट में ही हारी, वो बहुत बुरी तरह हारी, कहना नहीं चाहिए मगर क्या करें। और उसके बाद उसे डिपोर्ट करना पड़ा, ओलंपिक समिति को डिपोर्ट कर दिया उन्होंने उसको जी। इसकी कीमत में ले गए थे
ये 53 किलो में लड़ने वाली लड़की थी। सबको मालूम है कि लड़कियों का वजन करना, महिलाओं का वजन कम करना बहुत मुश्किल काम होता है पुरुषों के मुकाबले। कुछ रासायनिक प्रक्रिया ऐसी होती है, सबको मालूम है ये बात। बहुत डिटेल में हम नहीं बताएंगे उसको, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। जी जी, समय भी कम है, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए जी। हाँ, तो बस यही कह रहे थे कि आज संसद के अंदर जो है सरकार के लिए बड़ा मुश्किल दिन था ये, और कांग्रेस और विपक्ष ने आज जो है बहुत अच्छी तरह से इन सारे चीजों को उठाया है। और अभी आगे दूसरी बार हम आएंगे, दूसरी बार जब आपके पास आता हूं शकील जी, दूसरी बार आता हूं तो जरा राहुल गांधी के पक्ष को समझना चाहूंगा। और उनसे आज एक नहीं बल्कि 3 दल मिलने आए, और राहुल गांधी को आखिर क्यों कहना पड़ा कि सदन के अंदर ओम बिरला कह रहे थे कि किसानों, हमने किसी को नहीं रोका, लेकिन देखिए अभी रोक रखा है। ये सब कुछ अभी आप लोगों को दिखा चुका हूं। राहुल गांधी की बाइट आपने शुरुआत में प्रस्तावना में देख ली है, लेकिन फिर भी उस पर चर्चा करेंगे। शकील जी के पास आना चाहता हूं जल्दी से। हेमंत जी आपके पास। हेमंत जी, जो घटनाक्रम है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वक्फ बोर्ड की बात पहली बार, सबसे बड़ी चीज हम यहां पर यह चर्चा जरूर करें कि 2014 से लेकर 24 तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी ऐसे बिलों को जो कंट्रोवर्सी में रहे हैं, ऐसे बिल, इसको वो जेपीसी सिलेक्ट कमेटी कहीं इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं समझे। आप याद कीजिए, यही अगस्त का महीना था, 5 अगस्त 2019, जब किसी को रातों रात कानों कान खबर नहीं थी कि आर्टिकल 370 आप खत्म करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया था उधर जम्मू कश्मीर को। दिल्ली में भी वही हालात, उसके बाद 370 आप खत्म कर देते हैं, एक दिन में सारी चीजें मंजर बदल देते हैं। आज वो सब कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कुछ आपको लगता है? क्या यह पहली हार नहीं है मानी जाए इसे नरेंद्र मोदी की? धन्यवाद राजीव जी। मुझे लगता है कि जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका मकसद बिल्कुल उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। वो दिखावे के लिए तो बात करते हैं कि हम सुधार के लिए ये काम कर रहे हैं। अब पर्सनल लॉ के मामले में ये सबको पूरी दुनिया ने समझा कि जो पर्सनल ये मामला था, उसको आपने क्रिमिनल इसमें तब्दील कर दिया उसने। तो ये वहां जो आपका मकसद था, उसको अगर वक्फ बोर्ड के मामले में आप देखें तो आप यहां पर जो जितनी भी बातें कर रहे हैं, उन बातों में जो बातें साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक तरह से लगता है कि आप वक्फ बोर्ड पर सरकार का कब्जा चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड सरकार के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन जिस तरह से जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो आप अधिकार देना चाहते हैं कि वो अगर ये तय कर दिया कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है, तो वो तय हो जाएगी कि नहीं, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि जो एक ऐसा मामला है जो किसी धर्म विशेष के लोगों के, ये सभी धर्मों के लोगों को ऐसा करने की छूट मिलती है कि वो अपने लिए समाज सेवा के लिए, अपने समाज के लिए अपना योगदान करें। तो ये इसमें क्या किसी को आप बाध्य कर सकते हैं कि नहीं आप समाज सेवा इस ऐसे करें? समाज सेवा का कोई तरीका उनके लिए आप तय कर दें कि समाज सेवा आपको ऐसे करना है। दूसरी बात ये है, एक और बात ये है कि इसको समझने के लिए आप इसको थोड़ा इसका दूसरा पहलू देखिए कि इनकी बात अगर मान ली जाए कि ये बहुत उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, जवाबदेह बनाना चाहते हैं, लेकिन जो इसके पैरेलल जो इनकी मीडिया है, और खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं कोट करना चाहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको किस रूप में प्रचारित कर रहा है? वो इस रूप में प्रचारित कर रहा है कि जैसा वक्फ बोर्ड जो कोई ऐसी संस्था है जो जमीन हड़पने वाली संस्था है, किसी भी जमीन को वो वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे और वो उस पर कब्जा कर लेती है। ऐसा है क्या? कानून उस साफ साफ वो कानून है कि वक्फ की संपत्ति, कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति वक्फ करता है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने अधीन लेता है, तो जो सरकार की ओर से नियुक्त जो सर्वेयर है वो उसका सर्वे करता है, और सर्वेयर की रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के पास जाती है, और वक्फ बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो फिर सरकार के पास जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर गजट नोटिफिकेशन होता है, तब जाकर के वो नोटिफाई होता है कि वक्फ की जमीन है। तो आप बताइए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एक पारदर्शी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इसको वक्फ बोर्ड जमीन हड़पने वाली कोई संस्था है।
तो ये जो पूरा प्रचार हो रहा है उसके जरिए इनकी मंशा को समझने की जरूरत है। तो इनका मुसलमानों से जुड़े किसी मामले पर, चाहे वो पर्सनल लॉ का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, ये तमाम चीजें जो है उसको लाने, उसके बारे में जो ये चर्चा करते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, उसका असली मकसद अगर समझना हो तो इनका जो प्रचार तंत्र है वो किस दिशा में जा रहा है उसको अगर आप गौर करेंगे तो उससे इनका मकसद साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इस बार जो विपक्ष काफी सशक्त है, इस वजह से इनको ये बिल सिलेक्ट कमेटी को देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। लेकिन इनका मकसद, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप बताइए, ये वक्फ बोर्ड के इसमें कहीं भी पहले से नहीं ये बंदिश लगी हुई है कि कोई गैर मुस्लिम उसका मेंबर नहीं हो सकता है, ऐसी बंदिश नहीं है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि जो मंदिरों की जो न्यास समिति है उसमें क्या दूसरे धर्मों के लोगों को शामिल करने का कोई प्रोविजन है? नहीं है। उसमें आप हिंदू की जो व्याख्या करते हैं वह भी संविधान के आर्टिकल 26 के अगेंस्ट जाकर के करते हैं। आप उसमें जैन, सिख, बौद्ध को शामिल नहीं करते हैं। हिंदू मतलब सिर्फ हिंदू और दूसरे किसी को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन मुसलमानों के बारे में आप फैला रहे हैं कि यहां तो ये लोग औरतों को नहीं रखना चाहते हैं, इसमें गैर मुस्लिमों को नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कोई न तो औरत को रखने पर कोई वहां पर बंदिश लगी हुई है, न गैर मुस्लिम को रखने के लिए बंदिश लगी हुई है। तो ये जो पूरा मसला है, ये पूरा मसला एक राजनीतिक मसला मैं मानता हूं और एक विवाद खड़ा करने का मसला है, जिसमें आप उसमें सुधार की जो बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें डिटेल में जाएंगे तो उसमें सुधार की ओर जाती ही दिखती है। लेकिन ये पूरा जो इनका इंटेंशन है उसको जो मैं कह रहा हूं कि समझने के लिए जो इसके पीछे जो प्रचार जब चलता है, जो बैक टू बैक जो प्रचार चलता है, उस प्रचार पर जब आप गौर करेंगे और खास करके आपकी आवाज चली गई आपकी हेमंत जी। चलिए कोई बात नहीं, आता हूं दोबारा आपके पास। राहुल लाल जी सीधा आपके पास आना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। राहुल लाल जी, आप सुन रहे होंगे, हमारी आवाज आप तक आ रही होगी। जरा आपसे भी समझूं, जरा इसका पॉलिटिकल टेक्निकल चीजें खूब उस पर कोई चर्चा की जरूरत ही नहीं है। टेक्निकल चीजें हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कुछ हो रहा है वक्फ बोर्ड में, यह संशोधन विधेयक क्या क्या संशोधित कर रहा है। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल पक्ष है, और उसमें भी पहली दफा यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए की सरकार पस्त नजर आती है। क्या यहां से आगे आने वाले विधेयकों पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? राजीव जी, देखिए, इसका असर तो बिल्कुल आगे आने विधेयकों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, दो तीन चीजें अगर हम लोग देखें कि पिछले 10 वर्षों में किसी भी विधेयक को अगर सीधे सीधे जिस तरह से एक तरफा पारित कर दिया जाता था बिना विपक्ष के तमाम किसी चीज को सुने हुए, भारत की जो हमारी संसदीय परंपरा है उसमें जो संसदीय समितियां हैं उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन 10 वर्षों में ऐसा लग रहा था जैसे संसदीय समितियां कहीं है ही नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज कहीं है ही नहीं। आज जिस तरह से इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जेपीसी को भेजनी पड़ी है, वो अपने आप में बता रहा है कि ये स्थितियां अब सामान्य नहीं है। पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा सा मैसेज है कि यहां से चीजें बदल रही है। संसद के भीतर की स्थितियां भी जो है वो काफी बदली हुई नजर आ रही है। राजीव जी, देखिए, बीजेपी का जो घिसा पिटा हुआ एक फॉर्मूला है, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला, अब सोच के देखिए कि अगर जिस मामले को अगर भारतीय जनता पार्टी इतना महत्वपूर्ण बता रही है, तो आज तो सत्ता में 2014 में आ गई थी। अगर वो इतना ही महत्वपूर्ण था जितना महत्वपूर्ण आज बताया जा रहा था, तो इस काम को तुमको पिछले 10 वर्षों में निपटा लेना चाहिए था। ध्रुवीकरण के राजनीति को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की जो तमाम तरह की चीजें की जा रही है, और जो विपक्ष एक बड़ा गंभीर मामला उठा रहा है, जो कि कहीं न कहीं जो संवैधानिक हमारी व्यवस्थाएं, परंपराएं, अब मैं इस संदर्भ में जरूर कहूंगा कि जो हमारा संविधान का जो अल्पसंख्यकों को जो विशेष अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, उस दोनों अनुच्छेदों का इसमें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उल्लंघन की स्थिति है। देखिए, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया, तो इस संविधान की जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रशंसा होती है कि यहाँ पे कितने अच्छे से उसको सुरक्षित किया गया अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संवैधानिक तौर पे, और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। वो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 30 सीधे सीधे कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने दृष्टि से
अपने धार्मिक चीजों को प्रबंधन करने के लिए वो अपना कामकाज करेंगे। उस जगह पे राजीव जी उसमें गैर मुस्लिम वर्ग के लोगों को आप कैसे उसमें प्रतिनिधित्व दे सकते हैं उसमें? तो ये जो सीधा सीधा जो जबरन प्रतिनिधित्व देने की जो ये पूरी कोशिश की गई है, ये मूलतः एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ का प्रयास है। उनको देखिए अभी इसमें देश के समक्ष कई गंभीर समस्याएं हैं इस समय, चाहे वो महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला हो। अब बांग्लादेश के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति की किस प्रकार से पूरी विफलता की कहानी है वहां पे जी। तो वो उन मामलों के ऊपर कहीं विमर्श न पहुंच जाए, विमर्श कहीं एक दूसरे जगह पे जाए, उसका प्रयास है राजीव जी। और बाकी मैं विस्तार से जब मैं घर पहुंचूंगा कुछ मिनट बाद, बिल्कुल, उसके बाद मैं आगे अगले खंड में कहूंगा राजीव। बिल्कुल 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 राहुल लाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, उसके संशोधन विधेयक की बात हो रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों वो ये है कि 12 साल से अगर वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण किसी ने किया है तो कब्जा जिसने किया है वो मालिक बन सकता है। 12 साल से किसी ने अगर वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है तो आप उसके मालिक हो सकते हैं। अब शुरुआत कर दीजिए मालिक बनने की। चलिए चर्चा, लेकिन ये तब जबकि ये विधेयक कानून बन जाए। प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। मुस्कुरा रहे हैं प्रशांत जी, आपने भी कहीं कब्जा कर रखा है क्या? राजीव जी, वक्फ की जमीन ना किसी को ट्रांसफर हो सकती है जी, ना उस पर कोई मालिकाना हक किसी का हो सकता है, तभी वो वक्फ है। लेकिन आज जो हुआ है आज की तारीख में, ये आज की तारीख में है, इस संशोधन से पहले वो संशोधन अब नहीं आएगा। देखिए आज जो पार्लियामेंट में हुआ है वो बड़ा चौंकाने वाला है, और एक सच की जो वहाँ पे तस्वीर दिखाई दी है वो ये है कि पहली बार लोकसभा में ये दिखाई दी गया, पता लग गया, दुनिया ने देख लिया कि नरेंद्र मोदी सरकार अल्पमत में है। अगर वो अल्पमत में नहीं होते तो जेपीसी को नहीं जाता ये बिल। अगर वो इंसिस्ट करते, दबाव डालते, तो आज ही तय हो जाता लोकसभा में। टीडीपी आज नहीं वोट देती, ये बिल गिर जाता। तो उस बेइज्जती से बचने के लिए, बिल गिरने पे सरकार नहीं गिरती, मनी बिल नहीं था ये, लेकिन उस बेइज्जती से बचने के लिए इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है। क्योंकि अगर ये वोटिंग करवाते उसमें तो टीडीपी वोट नहीं करती, कर ही नहीं सकती थी इस बिल में जी, और सरकार अल्पमत में होती, वहां पे बिल गिर जाता, वहां पर डिवीजन होता। दूसरी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर निकल कर आती है भारत के लोकतंत्र की और भारत के संवैधानिक सेकुलरिज्म की। आप ये देखिए कि ये मुसलमानों के प्रॉपर्टी, धार्मिक प्रॉपर्टीज को, जो औकाफ की प्रॉपर्टीज है, उसको लेकर ये बिल था। सीधा सीधा अल्पसंख्यकों के अधिकार क्षेत्र में और खासकर धार्मिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप था। संसद में कौन बोला? गौरव गोगोई, अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, और देखिए कनिमोझी जी, ये बाला योगी। आप देखिए कि गैर मुस्लिम सांसदों ने माइनॉरिटीज के हक के लिए वहां पे आवाज उठाई और लड़ाई जीत ली। ये भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत पहलू है जो आज दिखाई दिया संसद में। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है और भारत का संवैधानिक लोकतंत्र है, गांधी नेहरू का बनाया हुआ भारत है। इसको नरेंद्र मोदी बदल नहीं पाए। आज संसद से ये संदेश गया है। सोचिए वो तमाम सारे जो 14-15% मुसलमान हैं, आज उन्होंने देखा होगा कि कौन खड़ा हुआ, कौन बोल रहा है हमारे लिए। और कांग्रेस की बड़ी जीत है, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है कि वो सब इस पे कामयाब हो गए
और जेपीसी में राजीव जी, जेपीसी में संख्या के, लोकसभा में संख्या के आधार पर ही उसी अनुपात में सदस्यता होती है। तो मेजॉरिटी में तो बीजेपी वहां भी नहीं है, वोटिंग तो वहां भी होगी संशोधनों पर। विचार तो होगा, संशोधन भी आएंगे, लेकिन वहां वोटिंग होगी। तो बिल वहां से जो निकल कर आएगा वो वैसा नहीं होगा जैसा कि सोचा गया। एक बात। दूसरा बात, एक राजनीतिक डिजाइन था जो आज विफल हो गया। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बिल लाया गया था, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के चुनाव को देखते हुए, वहां ध्रुवीकरण करने के लिए कि ये बिल आएगा, चर्चा होगी, जम के हिंदू मुसलमान किया जाएगा। वो मौका हाथ से निकल गया। तो ये दोहरी हार हुई है, सरकार की हार हुई है संसद के अंदर, और जो राजनीतिक मंशा थी उसकी हार हुई है, जिसको कहते हैं चारों खाने चित्त होना। तो चारों खाने चित्त हुए। बिल के तकनीकी चीजों पे बहुत से लोग बोल चुके हैं। मोटा मोटा ये है कि राजीव जी की धार्मिक ये जो बिल है, ये संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 30, संविधान का अनुच्छेद 30 जो कि माइनॉरिटीज को, उसमें जैन और सिख भी हैं, जी बिल्कुल, उनको भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार देता है। 25, 26 धार्मिक आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी को बढ़ाने का, धर्म के को बढ़ाने, प्रचार प्रसार का अधिकार है। तो उसकी संपत्तियों का भी अधिकार है। मंदिरों के भी तमाम ट्रस्ट हैं, उस मंदिरों के ट्रस्टों में तो कोई गैर हिंदू नहीं है। अभी हेमंत जी ने बता दिया ये सब बातें जी। अब दूसरी बात राज्यसभा में आते हैं। आज जगदीप धनखड़ ने बीजेपी का बड़ा नुकसान कर दिया। विनेश फोगाट का मामला हरियाणा के चुनाव में बड़े पैमाने पर उठेगा। केवल जाट समुदाय नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा देश आहत है, और सब इसमें साजिश की बू देख रहे हैं। खुद विनेश फोगाट का एक ट्वीट है, 12 अप्रैल का ट्वीट है राजीव जी, 12 अप्रैल का। उसकी एक लाइन में पढ़ देता हूं केवल, और उस लाइन को आप सुनिए जी। वो कह रही हैं कि ब्रजभूषण शरण और उनके द्वारा बैठाया गया डमी संजय सिंह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि मुझे ओलंपिक्स में खेलने से रोका जा सके। जो टीम के साथ कोच लगाए गए हैं वो सभी ब्रजभूषण उनकी टीम के चहेते हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे पानी में कुछ मिलाकर पिला न दें। विनेश फोगाट का ये 12 अप्रैल का ट्वीट है, जिसमें वो आशंका जाहिर कर रही हैं ऐसी दवाइयां आती हैं बिल्कुल जो पानी की निकासी बदन से रोक दे। वजन पहलवान या खिलाड़ी पानी को निकाल कर ही रात भर कम करता है। रात भर उन्होंने सोना में बैठी है, 2-3 घंटे रात भर उन्होंने साइकिलिंग की है, दौड़ी भाग लगाई है, पसीना नहीं आया। पसीना नहीं आएगा तो वजन कैसे कम होगा? तो ये इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या उनके खाने पीने में ऐसा कुछ मिला दिया गया था कि उनका पानी का जो निकासी है वो कम हो जाए, पसीना निकलना बंद हो जाए। ये बिल्कुल संभव है। एक छोटी सी हम लोगों के जब वॉमिटिंग होती है घरों पे, और हम लोग क्या देते हैं, जो बहुत सी उल्टियाँ हो जाती है तो क्या देते हैं, ORS का घोल जी। ORS का घोल भी यही काम करता है राजीव जी, पानी को रोकता है शरीर के अंदर। तो आज जगदीप धनखड़ ने ये सारी चर्चा वहां होती कि क्या कोई साजिश है, क्या कोई मिसमैनेजमेंट है, क्या कोई लापरवाही है, क्या सिल्वर मेडल मिल सकता था उनको वॉक ओवर करने के बाद, तमाम सारी बातें जो पब्लिक डोमेन में हैं। आज अगर वो वहां आती तो शायद कुछ इंसाफ मिलने की बात होती। ओलंपिक में जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अगर ये साजिश है, अगर ये लापरवाही है, तो उसके दोषी व्यक्ति भी तो सामने आए। जगदीप धनखड़ ने आज ये इसको रोक कर, इस चर्चा को रोक कर बीजेपी का बहुत नुकसान किया है।
ये चुनाव में मुद्दा उठेगा और इसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाएगी। और पूरे सोशल मीडिया, राजीव जी, और जनता में भरा पड़ा ये सवाल कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है। बिल्कुल, उनके ट्वीट पूरे सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। तो आज इन दोनों मामलों में बीजेपी को लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में जो है वो शिकस्त खानी पड़ी है, और जगदीप धनखड़ जी ज्यादा वफादारी में बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। राजीव जी, और जब ट्वीट की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ट्वीट्स भी, ऐसे मैसेजेस भी आए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई होना इनके लिए खुशी की बात है। बहुत खुशी जाहिर करते हुए भी ट्वीट्स आए हैं, और वो कौन लोग हैं उनके अगर डीपी को आप देखिए, उनके पीछे जाइए, तह तक जाइए, तो साफ समझ में आता है ये वही लोग हैं जो गोद में बैठे हुए हैं। और इसीलिए यहां साफ साफ समझ में आ गया कि कैसे विनेश फोगाट के साथ साजिश रची गई है। आगे तो दूध का दूध और पानी का पानी आज न कल जनता कर ही देती है, बांग्लादेश में हमने देख ही लिया। खैर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहां हम बांग्लादेश में नहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ है बांग्लादेश को लेकर, उस पर कभी बाद में आराम से खुल के चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास जरूर आना चाहता हूं। बहुत कुछ हमारे तीनों चारों साथियों से आपने सुन लिए, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी है सदन के अंदर। 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया था इससे पहले वाले चुनाव से ठीक पहले वाले सत्र में, आप याद कीजिए, और उसके बाद धड़ाधड़ कई सारे विधेयक पास करवा दिए गए। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि आईपीसी की धाराओं को बदला गया, उसके नाम को बदल दिया गया, उसमें बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। ये सब कुछ हमने देख लिया, 146 सांसदों को बाहर करके लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं, और अब देखिए बाहर होने की बारी अगर आती है तो उठकर खड़े हो जाते हैं धनखड़ साहब, और वो चले जाते हैं, आसंदी से बाहर हो जाते हैं। फर्क देखिए उस समय और इस समय में, यह फर्क क्या कुछ कहता है, क्या कहलाएगा आने वाले समय में यह फर्क, और कैसे देखा जाए 5 साल तक क्या यह सरकार चलती हुई दिखाई देती है इस फर्क के साथ? सरकार के लिए मुश्किलें आसान, बहुत मुश्किलें हैं, इतना आसान नहीं होगा कानून बदलना। इस सरकार को अगस्त के महीने में खास मोहब्बत है नए नए कानून लाने में। आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अगस्त में ही अनुच्छेद 370 के बारे में फैसला हुआ, नए आपराधिक कानून बने, गोहत्या और गोवंश से जुड़े कानून बने, और पिछली सरकार ने जो कानून बनाए उसमें विचार कम हुआ, एक तरफा फैसले हुए। जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ही रोक लगाई गई, निजता की सुरक्षा के पर सवाल उठाया गया, डेटा सुरक्षा संबंधी कानून बना दिया गया 2023 में, विवाह और तलाक को भी नहीं छोड़ा, सूचना का अधिकार जो यूपीए की सरकार ने दिया था देश की जनता को, उस यूपीए की सरकार के उस कानून में सूचना प्राप्त करना आसान नहीं बचा। तमाम परिवर्तन कर दिए गए, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई, और ये कहा गया कि साहब ये सूचना व्यक्तिगत है या ये सूचना देना राष्ट्र के हित में नहीं है। और तो आरक्षण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बहुत ज्यादा कठिन बना दिया। ऐसी एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं। निजता का सवाल हम भूल जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सरकार को ये लगता था कि जैसे कानून वो बनाती रही है वैसे अभी भी बना लेगी, लेकिन अभी बनाना आसान। आज जो इशारा किया गया गृह मंत्री की ओर से, माननीय गृह मंत्री की ओर से, वो इसलिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि कानून बनाने की बात आए और सरकार विफल हो जाए और देने पड़ जाए। तो सांसद जानते थे कि क्या करना है, वो उन्होंने किया। लेकिन एक बात है कि अब जब 240 सदस्य हैं और एनडीए की सरकार है, सहयोगी दल जो आंख मूंद कर सरकार के साथ नहीं चल रहे, इस बात का एहसास का है। और इस कानून की करें तो कितनी सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है। खैर विपक्ष में तो कांग्रेस, सपा और एनसीपी है ही, शरद पवार वाली, एआईएम भी है, टीएमसी भी है, सीपीआईएम है, आईयूएमएल है, डीएमके, आरएसपी, ये सब इतनी सारी पार्टियां सरकार के खिलाफ है। तो ये बात ध्यान में रही होगी सरकार को कि इतनी सारी पार्टियां खिलाफ में है। अगर अभी भी वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे तो लेने के देने पड़ेंगे, और वहां वो पीछे हट गए। मुझे लगता है कि सरकार के लिए अब अगले 5 साल इतने आसानी से नहीं होंगे, इतने आसान नहीं होंगे। न तो सदन में भाषण देने में उतनी आसानी होगी, न कानून पेश करने में, न बिल
बिल पास करने में सरकार कानून बनाना आसान नहीं होगा। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में सरकार को कई सारे बिल पास कराने, और उसमें भी जैसे आज जो कुछ हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे शकील अख्तर जी कि जब भाषण लगभग घंटे भर का भाषण दे रहे थे, देकर अब खत्म करने वाले थे इस बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री भी हैं किरण रिजिजू साहब, और उसके बाद उसी वक्त एक चिट बाहर से आता है, एक पर्चा आता है। पर्चा पहले जाता है गृह मंत्री के पास, गृह मंत्री उसको देखते हैं। एट द सेम टाइम एक पर्चा और आता है जो ओम बिरला के पास जाता है। फिर ओम बिरला कहते हैं कि मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं, और जब मंत्री जी बैठने वाले होते हैं, मंत्री जी फिर से कुछ बोलने की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि मैं रिकमेंड करता हूं कि इसे जेपीसी को भेजा जाए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल योगी टीडीपी के सांसद वो जो बात कह रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बातें बाहर से आ रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बात यहां पर प्रशांत टंडन जी ने कही कि आखिर अगर आज इस पर वहां वोटिंग हो जाती और यह बिल गिर जाता लोकसभा में, तब क्या होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खैर, अब इससे जरा आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की भूमिका पे आते हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जरा उस बाइट को फिर से, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद के अंदर मैं लोगों से, मुझसे लोग मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है, आना नहीं देना चाह रहे हैं, किसानों के मसले पे और ऐसे तमाम मसलों पर चर्चा पहले भी हुई है। उस बाइट को एक बार फिर से लेके आते हैं, फिर शकील जी के पास आते हैं। पहले बाइट ले आइए, पहली बाइट जो हमने राहुल गांधी की दिखाई थी, फिर से ले आइए। यहाँ आना पड़ा आपको यहाँ आना पड़ा रिसेप्शन। सर, मछुआरों का क्या मुद्दा था और क्या मुद्दा था? नहीं, वो देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है, और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे। तो ये मेरा चलता रहता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके की डेलीगेशन से मिल रहे हैं सर, मेरा लोगों को आपने रेल मंत्री से हाँ, मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में है सर आप? दैट्स ऑल फाइन। My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. Otherwise now I'll have to keep coming here. अब यहाँ आना पड़ेगा। सर, क्या वजह है सर? तो ये राहुल गांधी थे जो कह रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी समय पे जो बात होती है वो कह डालते हैं, और कह रहे हैं कि किसानों के मसले पर जब मैंने कहा तो क्या कुछ कहा था ओम बिरला ने, स्पीकर ने, और आज देखिए क्या चल रहा है। तो वो प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरे पास नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जगदीप धनखड़ की बात में उस समय बाइट दिखाना चाह रहा था, लेकिन जब उठ के गए हैं वो आप नहीं देख पाए थे, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। फिर सीधे आते हैं शकील अख्तर जी के पास। जगदीप धनखड़, जो अभी मैं कह रहा था कि 146 सांसदों को आपने लोकसभा राज्यसभा से बाहर करके देश के पिनल कोड को आपने चेंज कर दिया, 3-3 संहिताएं आप लेकर आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यहां यह है कि क्या यह लोकतांत्रिक था? लेकिन आज आप जब उठ के गए तो क्या फिर से पूछा जाए कि क्या यह लोकतांत्रिक है? जरा उठ के जाते हुए जगदीप धनखड़ साहब को देखिए, सुनिए। और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है, और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम, नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शॉप इट, नो, डोंट मेक इट, सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य,
आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। तो देख लिया आपने, मैं दुखी मन से जा रहा हूं, सक्षम नहीं पा रहा हूं खुद को, ये कह रहे थे अभी जगदीप धनखड़ साहब सुबह की बात, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। लंबी बाइट थी उस समय, इसलिए रोक दिया था। ये आखिरी लास्ट का पार्ट ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। आप बहुत सारे साथी देख चुके होंगे। लेकिन इसी बीच एक खबर और, ये खुशी वाली खबर है। कल से ओलंपिक में जो सूखा था उसमें आज भारत की झोली में एक और कांस्य आया है, ब्रॉन्ज आया है, वो हॉकी में। हॉकी में लगातार दूसरी बार भारत ने जो पिछला जो टोक्यो में हुआ था, आप जानते हैं ओलंपिक, उसमें भी भारत की झोली में हॉकी में ब्रॉन्ज आया था और इस बार भी हॉकी में ब्रॉन्ज आया है। तो ये बधाई की पात्र है पूरी की पूरी टीम, हॉकी की टीम। और थोड़ा सा विनेश फोगाट से जो सोने की उम्मीद थी, उसे बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादियों ने भेंट चढ़ा दिया, ये कह सकते हैं। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब हॉकी और इन सब से इतर अब सीधे राहुल गांधी, चूंकि 2-3 चीजें अपडेट्स थी इसलिए लाना जरूरी था, आना चाहता हूं। शकील अख्तर जी, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे ओम बिरला के ऊपर, कितना जायज? क्योंकि आप देख रहे थे, क्या सचमुच लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है? लोगों को जो बुलाना चाहते, क्योंकि वो एलओपी हैं, उनका ऑफिस अंदर है, और अंदर मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी से? इन लोगों को क्या दिक्कत है? हालांकि मुझे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है आपसे। देखिए, वो जो फोटो है वो शायद आपके पास होंगे, स्टिल फोटो जी, जहां राहुल गांधी रिसेप्शन पर बैठकर उन लोगों से मिल रहे हैं। राजीव जी, वही रिसेप्शन है जहां हम और आप जाते हैं जब संसद का सत्र शुरू होता है जी, तो पास बनवाने के लिए, जहां पास बनवाने के लिए लाइन लगती है पत्रकारों की, ये वही वाला रिसेप्शन है। वहीं पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि वहां कितनी भीड़ होती है जी। और वहां राहुल गांधी को अपने ऑफिस से, लोकसभा से वहां आना पड़ा। राहुल का ऑफिस कहां है नई लोकसभा में, नई संसद में? जो मकर द्वार है जिससे एंटर सारे के सारे मंत्री और सांसद करते हैं, वहां से जब एंटर करते हैं तो राइट हैंड पे सबसे पहले अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, फिर अमित शाह का, गडकरी जी का और जगत नड्डा जी का ऑफिस है, और उसके बाद उसके लेफ्ट में राहुल गांधी का ऑफिस है। बाकी इन 4 मंत्री और बाकी बहुत सारे मंत्री हैं, सबके पास ही विजिटर आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास भी आते रहते हैं, सबके पास आते हैं, मिलते हैं। लेकिन राहुल के ऑफिस में इन 3 आज जो प्रतिनिधिमंडल आए थे, उन विजिटर्स को नहीं आने दिया। राहुल के ऑफिस से लगातार पत्र जाते रहे, फोन जाते रहे कि उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें आने दीजिए, उनके पास बना दीजिए, हम रिकमेंड कर रहे हैं। जो प्रोसेस होता है वो सारा पूरा किया राहुल ने और राहुल के ऑफिस ने, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया। लेकिन वो तो राहुल है, खुद उठ के चले गए। रिसेप्शन तक आपको मालूम है कोई भी आ सकता है बिना पास के, रिसेप्शन पर आकर बैठ सकता है, तो वो लोग आकर रिसेप्शन में बैठे हुए थे। तो राहुल ने वहां जाके सबसे मुलाकात की। एक मछुआरों का प्रतिनिधिमंडल था, एक राइट टू फूड कैंपेन चलाने वालों का प्रतिनिधिमंडल था, और एक सफाई कर्मचारियों का था। तो वो अंदर आ गए थे, सफाई कर्मचारियों को अंदर आने दिया गया, और सफाई कर्मचारियों के साथ राहुल ने पूरी बात की, उन चीजों को समझा, और आपने वो बाइट भी सुनाई, देखा। आपको यह भी याद होगा कि इन्हीं सफाई वालों के लिए, जिन्हें कहा जाता है कि सर पे मेला ढोने वाले, अपने हाथों से मेला उठाने वाले,
क्या लिखा था मोदी जी ने, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फोटो का जिक्र कर रहे थे आप, इसी का जिक्र कर रहे थे, ये रिसेप्शन पे मुलाकात कर रहे हैं जी। तो ये वाला देखिए, हाँ ये देखिए आप कितनी कंजस्टेड बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, इसी फोटो का जिक्र कर रहे हैं हम। यही वाला फोटो, वो भी है ये भी है, ये देखिए आप किस तरह भीड़ गिरी हुई है, किस तरह राहुल बैठे और किस तरह महिलाएं बैठी हुई हैं। कितना मुश्किल था वहां पे बैठना और बात करना, लेकिन राहुल गए, बात करी राहुल ने। ये वो वाला प्रतिनिधिमंडल है जो राइट टू फूड कैंपेन चलाता है, ये वो वाला प्रतिनिधिमंडल है। तो मोदी जी ने क्या लिखा था गुजरात की पत्रिका में कि इन सफाई कर्मचारियों को ये मेला उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है जी। उनकी मजबूरी को आप बता रहे हैं कि वो सुख पाते हैं इससे। ये एक बहुत मुश्किल काम है कि राहुल ने उनसे कहा कि बताइए मुझसे क्या चाहते हैं और मैं करूंगा, कि इन लोगों से इस काम को दूर किया जाए। प्रॉब्लम क्या है वही बताया कि दूसरा काम नहीं देते हैं उनको। भाई आप यहां से हटा के दूसरा काम दीजिए उनको, ट्रेंड करिए उनको, आप नहीं करते हैं। मशीनें लगाइए इस काम के लिए, वो नहीं लगाते हैं आप। ये सारी की सारी चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल ही एड्रेस कर सकते हैं। वो मोची के पास जा रहे हैं, वो लोको पायलट से मिल रहे हैं, हर एक से मिल रहे हैं। समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जिससे राहुल नहीं मिल रहे हैं? और ये राहुल ने कहा कि ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम हो गया है कि लोग आना चाहते हैं यहां पे, मैं दिन भर यहां होता हूं, वहां तो आसान था, मेरे घर आ जाते थे, मिल लेता था मैं यहां पे। यहां मुझे सदन से उठ के आना पड़ता है, अपने ऑफिस से उठ के आना पड़ता है, और रिसेप्शन पे आके बात करना पड़ती है, फिर वापस जाना पड़ता है। थोड़ा डिस्टेंस तो हो ही जाता है, थोड़ा जो ज्यादा ही डिस्टेंस है वो। तो ये एक बेमतलब का आप टाइम खर्च करवा रहे हैं, जबकि सब आते हैं। और देखिए एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये कांग्रेस का तो अभी बना है लीडर ऑफ अपोजिशन, बीजेपी के तो हमेशा रहे हैं, और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के पास हमेशा लोग आते रहे हैं। और तो क्या बताएं आपको, जब इनके 2 सदस्य रह गए थे बीजेपी के, सिर्फ 2, 84 के चुनाव में, 84 के चुनाव में, तब उनसे मिलने भी आते थे, उनको भी अलाउ करते थे, किसी को मना नहीं किया। जिस पार्टी का एक सदस्य होता है उसके पास भी लोग आते हैं मिलने के लिए, कभी किसी को मना नहीं किया। आप क्यों मना कर रहे हो वहां पे? और ये बात सही है जो राहुल ने कहा कि स्पीकर ने कहा था, हाउस में कहा था कि नहीं किसी को नहीं रोका जा रहा है, और यहां रोका गया। भाई सिक्योरिटी सबकी होती है, आप सिक्योरिटी चेक करो। आपका एक जो पास की छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है कि बुलाने वाला उसको रिकमेंड करता है, तो राहुल का ऑफिस उसको रिकमेंड कर रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको आने देने में? लेकिन नहीं आने दे रहे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको आज राहुल ने कहा भी। और ये जो है रिसेप्शन पर जाके राहुल मिले, और रिसेप्शन का हमने बताया कि आपको भी याद होगा कि रिसेप्शन कैसा है, ये वहां कितनी कम जगह है। दूसरी बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी बता दें हम आपको कि जो वक्फ संशोधन बिल पे ये किस तरह देश को बांट रहे हैं, किस तरह धर्म और जाति की बातें करते हैं, और उसका क्या हाल होगा अंत में। आज किरण रिजिजू जब इस बिल को पेश कर रहे थे तो उन्होंने अपना धर्म भी बता दिया। वो भी उन्होंने धर्म बता रहे हैं, सब बताओ अपना अपना धर्म, अपनी अपनी जाति, और कानून उसके लिए ना बनाओ आप। वे राहुल यही तो कह रहे हैं कि जाति गणना करा लो, सरकारी कर्मचारी जाएगा, सरकार का आदमी जाएगा, सबसे पूछेगा, लिखेगा कागज पे। तो आज संसद में, लोकसभा में किरण रिजिजू ने बताया कि मैं बौद्ध हूं। क्या इसका प्रसंग है? क्या जरूरत है इसकी? वो बता रहे हैं कि मैं बौद्ध हूं, देखिए आप, मैं ये कर रहा हूं। तो ये जो है बांटने की राजनीति जो आज वक्फ बोर्ड का भी लाया गया, इसका मेन उद्देश्य यही था, हिंदू मुसलमान करना, 3 राज्यों के चुनाव पे इसका प्रभाव डालना, और इसके जरिए बार बार ये बताना कि ये जो मुसलमान जो हैं इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो इसका प्रबंध देख रहे हैं, वो सब इसको खा जाते हैं। इतना स्पष्ट है ये कि इसमें जितनी जमीन है वो सब मुसलमानों की दी हुई है, और किसी की जमीन नहीं है इसमें। और ये जो बात है
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में कोई और सदस्य बन जाए? बना के देख लीजिए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में आप कोई और धर्म का सदस्य। जैसा कि वहां कहा भी गया कि 4 धाम वहां पे है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ बोर्ड है, तमाम बोर्ड है। अभी राम मंदिर का वो है, उसमें ये दलित और ये मांग कर रहे हैं यहाँ पे तो कि ये कानून से बना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यहाँ दलित को बनाओ। अभी एक दलित नेता ने लिखा कि यहाँ ब्राह्मण ने ठाकुर को ही नहीं बनाया, आपने राजपूत को बनाओ। इस तरह देश का विभाजन कर दिया है कि राजपूत, ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा और ये सब हिंदू, मुसलमान अनावश्यक रूप से, और जो जिससे फायदा हो सकता है गरीब का कि उस मालूम पड़ जाए कि किसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से उसको ट्रेंड किया जा सके, उसको काम दिया जा सके, अधिकार दिया जाए। जो मांग सारा विपक्ष कर रहा है कि जाति गणना करा लो भाई, तो जाति गणना नहीं करा रहे, जनगणना करा रहे हैं, जनगणना भी नहीं हो रही है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इनका जो है उस एक एजेंडे से आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। 10 साल से वो ही चल रहा है कि किसी भी तरह लोगों को बांटो और राज करो। अब ये कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये आज सबने देख लिया कि भाई साहब आप 240 हो, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। आपके पास साधारण बहुमत नहीं है, और जो आपको बहुमत दिलाते हैं वो तेलुगु देशम पार्टी, वो जेडीयू, वो जयंत चौधरी की पार्टी, वो चिराग पासवान की पार्टी, वो नहीं देंगे ऐसे समर्थन, वो इतनी आसानी समर्थन नहीं देंगे। आज उन्होंने कह दिया। जी शकील जी। तो ये जो है आज मोदी सरकार को एक बहुत ही डिफिकल्ट स्थिति का सामना करना पड़ा है, और ये स्थितियां लगातार आगे बढ़ती जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हेमंत जी, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। एक तो अपनी बात उस समय आप पूरी नहीं कर पाए थे, प्लीज उस बात को ही आगे बढ़ाइए। हम लोग वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम बात राहुल गांधी की कर रहे हैं, बात विनेश फोगाट की कर रहे हैं, देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज पहली दफा संसद में मोदी सरकार को पहली हार का सामना करना पड़ा है। और यह इसलिए हम कह रहे हैं, बहुत दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार सदन में जो भी बिल लेकर आती रही मोदी सरकार, वो कभी भी उसे सिलेक्ट कमेटी के पास या भेजने की जरूरत उन्होंने ऐसा मतलब फील ही नहीं करा कि हमको इसे भेजना चाहिए। जबकि विपक्ष बारंबार कई सारे बिल पर वहां पर अपोज करता रहा। लेकिन अब मामला बिगड़ चुका है कहें या सुधर चुका है, क्या कहा जाए? हेमंत कुमार जी। जी राजीव जी, जब मौका था कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला रहे थे, कानूनों को बदल रहे थे, आपराधिक कानूनों को, तो उस समय भी आपने ये चिंता नहीं की थी विपक्ष की, और आपने उसको उस विधेयक पर चर्चा करने के लिए या सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए ये आपने जहमत नहीं उठाई थी, क्योंकि आपके पास ये अहंकार था कि हमारे पास इतना बहुमत है कि हम लोगों को उठा कर बाहर फेंकवा देंगे, आपकी सहायता ले लेंगे, लेकिन हम हमारे मन में जो आएगा करेंगे। आज उस स्थिति में नहीं है कि आप लोगों को उठा करके फेंक दीजिए और किसी बिल को पास करवा लीजिए। तो ये तो मैं मानता हूं कि ये इनकी एक पराजय है, और निश्चित रूप से, और वो पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से चिट भेजा गया। ये जब माहौल वहां पर उस तरह से उनके खिलाफ जा रहा था, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उन्होंने वहां पर वो चिट भेज कर किया। आपकी आवाज चली गई, साउंड जी, आवाज फिर चली गई आपकी जी, नहीं आवाज नहीं आ रही है। राहुल लाल जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए, और जब तक हेमंत कुमार जी की आवाज आती है। लेकिन सवाल वही है राहुल लाल जी की, बार बार अभी से लेकर हम पिछले 10 साल और अब आगे क्या? देखिए, पिछला 10 साल तो एक तरह से राजीव जी भारतीय लोकतंत्र के लिए काला इतिहास वाला समय रहा। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाला बयान नहीं है, क्योंकि देखिए जो हम लोग देख रहे हैं सदन के नेचर को, आज अगर हम लोग सदन को देखें, संसद के कार्यवाही को देखें, तो वहां पे दिख रहा है कि हाँ, लोकतंत्र बिल्कुल हम लोगों को जीवित होते हुए जीवंत रूप में लोकतंत्र का दर्शन हो रहा है हम लोगों को। कि देखिए सदन के भीतर सोचिए कि कैसे वक्फ बोर्ड के काम किस तरह से लाया जा रहा था। संसद में सदस्यों को उस बिल के बारे में बाद में जानकारी थी, मीडिया हाउसेस, गोदी मीडिया के लोगों को बिल की जानकारी पहले दे दी गई थी।
संसदीय मर्यादा का देखिए कितना खुल्ला उल्लंघन की स्थिति देखता है राजीव जी। मीडिया में पिछले 5 दिनों से लगातार उसी के ऊपर वक्त के ऊपर से पिछले 1 सप्ताह से डिबेट चल रहा है। तो जब सदस्यों को नहीं मिली थी प्रति, तो उनको कैसे प्रति मिल गई थी? नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज उन्हें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये भेजना पड़ा है। तो जो आप बोल रहे हैं कि संसद में मोदी सरकार की पहली हार हुई है, तो मैं इसको जोड़ूंगा कि मोदी सरकार की पहली हार हुई है और लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। दोनों चीजें आपस में बड़ी शानदार ढंग से जुड़ी हुई है। क्योंकि मुझे याद है अभी भी कि जब 146 से ज्यादा सांसदों को बाहर निकाला गया था, जिसकी अभी चर्चा भी कर रहे थे, और आईपीसी और सीआरपीसी में पूरा परिवर्तन कर दिया गया। और वो परिवर्तन इतना गलत था कि एक शिक्षक कोचिंग में पढ़ा रहे थे राजीव जी उस समय, और उन्होंने कोचिंग में हल्का सा चीज बताया था कि क्या क्या प्रावधान गलत है। वो वीडियो थोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उस शिक्षक को बताया गया कि कोचिंग संस्थान से बाहर निकलवा दिया गया। यानी जब वो उन कानूनों को पारित कराया जा रहा था, तो सदन के भीतर भी कोई उनको लेकर आवाज न सुने, विपक्ष बाहर भी कोई आलोचना करे उन धाराओं को लेकर। तो अगर वो किसी शिक्षण संस्थान में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है निजी संस्थान में, उसको वहां से भी बाहर कर दिया जा रहा था। ये छोटे छोटे उदाहरण है कि पिछले 10 वर्षों में क्या स्थिति थी जब भारतीय जनता पार्टी 303 के संख्या पे थी, और अब जब 240 के संख्या पे आई है, तो कहीं न कहीं अब लोकतंत्र जो है कि वो थोड़ा जीवित होने का प्रयास कर रहा है। दूसरा एक घटनाक्रम, थोड़ा निवेश फोगाट के मामले पे मैं कह रहा हूं, अगर राज्यसभा में चर्चा हो जाती, आज 140 करोड़ की पूरी जनता के मन में जो सवाल खड़े हैं, और वो सवाल सीधे सीधे सरकार के ऊपर खड़े हैं, तो आज अगर वो चर्चा नहीं हुई, तो प्रशांत जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबकी निगाह और ज्यादा गहरी है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी। पूरा का पूरा मामला वो एक तरह से प्रधानमंत्री जी जिस तरह से ट्वीट करते हैं, वो उनके पदक जीतने की पूरी संभावना थी। वो हैंडलूम दिवस पर ट्वीट कर रहे हैं, बाकी चीजों पर ट्वीट कर रहे थे, लेकिन जब तक वो डिस्क्वालीफाइड घोषित नहीं होती, तब तक प्रधानमंत्री के ट्वीट तक भी नहीं आ रहे थे। तो पूरा घटनाक्रम कहीं कहीं विनेश फोगाट का जो पूरा मामला है, लोगों के बीच में राजनीति में परसेप्शन की भूमिका बड़ी होती है। सीधे परसेप्शन ये गया है कि कहीं कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक आवाज उठाई, और उस आवाज को उठाने के कारण आज उन्हें सजा मिली है। नहीं तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जब वो एक दिन पहले में मुकाबला लड़ रही थी, उस समय उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम कम था उनका। तो वो क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने काफी पहले से आशंका व्यक्त कर रही थी विनेश कि क्या उन्हें कोई डोप टेस्ट के मामले में फंसाया जाएगा, क्या उन्हें खाने पीने के मामले में परेशान किया जाएगा। ये आशंकाएं जब उन्होंने व्यक्त की और आज जब ये परिणाम आ रहे हैं, तो वैसे स्थिति में उसमें बड़ी समानताएं दिख रही है। और केंद्र सरकार और विशेषकर मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे इस पूरे प्रकरण के घेरे में आ रहे हैं। क्योंकि जो सरकार की स्थिति दिखनी चाहिए थी, जिस तरह से भारत को इस पूरे मामले में एक अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, वो चीजें हम लोगों को नहीं दिखी है। तो सरकार तो कटघरे में आएगी इसमें। और देखिए, ये घटनाक्रम के मामले में तो खैर बीजेपी फंसी ही है, वक्फ बोर्ड के घटनाक्रम में भी बीजेपी फंस गई। आज सोच के देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पहले वाले अड़ियल रवैया के आधार पर अगर अड़े हुए होते, तो सीधे सीधे सदन में वक्फ बोर्ड का कानून जो है वो गिर चुका होता। उनको सोचिए, मैं तो ये चीज कह रहा हूं राजीव जी कि असंवैधानिक कानून इतने डंके के चोट पे लेके आते हैं। तो जो राहुल गांधी बोलते हैं कि तमाम संस्थाओं के ऊपर जो पिछले 10 वर्षों में जो दबाव की स्थिति बना के रखी गई, चाहे वो न्यायपालिका हो या दूसरी अन्य संस्थाएं, राहुल गांधी इस बात को बार बार बोलते हैं। और जब बार बार बोलते हैं, तो ऐसे कानून लाने का अगर दूसरी संस्थाएं इंडिपेंडेंट होती, तो इस तरह का कानून लाने के लिए मोदी भी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो उस प्रकार की चीजों को करते हुए रहे। अब ये बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन की स्थिति क्या होती है? लीडर ऑफ अपोजिशन एक तरह से हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो स्थिति सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री की है, वही स्थिति विपक्ष में राहुल गांधी की है। उनके ऑफिस में कौन आए कौन ना मिले, इस पूरे मामले पे उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो फोटो हम लोग देखे अभी, जिसके ऊपर अभी चर्चा कर रहे थे, तो बताइए रिसेप्शन वाले जगह पे जाके उन्हें लोगों से मिलना पड़ रहा है। तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो बयान देते हैं वो बयान झूठा निकलता है। राज्यसभा के सभापति जो बयान देते हैं, उनको राज्यसभा के सभापति के ऊपर तो मुझे यही चीज कहना है कि जब ये ओलंपियंस मैदान में यहाँ पे आते जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब तो बड़ा कह रहे थे कि हम तो किसान पुत्र हैं। तब उनके लिए तमाम न्याय की लड़ाई की बात कर रहे थे। आज जब सदन में वो न्याय की लड़ाई की बात होनी थी, तो उन्होंने चर्चा भी नहीं होने दी। तब तो वो कह रहे थे कि मैं भी जाट हूं। अरे भाई, आप तो किसी प्रकार से ना तो किसानों की लड़ाई में आप आते हैं, ना अपने समूह की लड़ाई में आप आते हैं, किसी भी लड़ाई में आप नहीं आते।
लोकतंत्र की गला घोटना होता है। जरूर आज ये दृश्य फोटो भी अभी लगाया है आपने, मैं वही चीज कह रहा हूं कि देखिए प्रधानमंत्री जी का जो पूरा कार्यशैली है वो अब राजीव जी कहीं कहीं पूरा एक्सपोज हो चुका है। राहुल गांधी ने उनको एक्सपोज कर दिया है। जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को इंडिपेंडेंट ढंग से अपना ऑफिस प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है और कितने गंभीर मामलों को उठा रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन गया और फिर भी मैला हाथ से धोना पड़े, सिर पर धोना पड़े, जबकि तमाम आधुनिक व्यवस्थाएं मौजूद है राजीव जी। प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें भी याद है जो वो बनारस में जो है कि इन्हीं समूह के लोगों को सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए दिख रहे थे। तो प्रतीकात्मक चीज तो करने में प्रधानमंत्री बिल्कुल आगे रहते हैं, लेकिन 10 वर्षों तक जब उन्हें सत्ता का बिल्कुल एब्सोल्यूट शासन मिला तो क्या उन्होंने भारत में इस पूरे व्यवस्था में बदलाव की कोई कोशिश की? कोई कोशिश नहीं की। अभी भी लोग सीवर के सफाई में डूब के मर रहे हैं। अब बताइए भारत को हम लोग विश्वगुरु कैसे कह दे राजीव जी? बिल्कुल ये सवाल आज भी राहुल गांधी से जब वो प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया था तो सवाल उसमें भी ज्वलन तौर पर खड़े हो रहे थे। तो मैं तो कह रहा हूं कि प्रति क्षण इस सरकार की नैतिक तौर पर तो हार लगातार हो रही है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट वहां पे उनको कमेटी में फिर से भेजा गया वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर, यह इस सरकार की सबसे बड़ी पराजय की स्थिति है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है आज जहां एक बड़ी हार कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की, और उसमें भी सदन के अंदर, सदन के बाहर तो हार एक हो चुकी है आप जानते हैं, क्योंकि 240 सीटें बीजेपी की आई तो वहां एक हार है ही। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी इस हार के बारे में, 240 से लेकर संसद तक पहुंचने तक, और यहां बहुत एक उम्मीद थी नरेंद्र मोदी की सरकार को कि जो भी लेके आए। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज मोदी जी की देखिए, आप पहला जो भाषण था मोदी जी का सेंट्रल हॉल में, उस भाषण से लेकर अभी तक आगे बढ़िए तो एक कॉन्फिडेंट नजर आते थे, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज क्या हुआ आखिर कि खुद ही सरकार रिकमेंड कर रही है कि इस बिल को आप जेपीसी को के हवाले कर दीजिए, हम चाहते हैं, रिकमेंड कर रही है सरकार, रिकमेंड कर रही है। जी देखिए राजीव जी, ये लोगों ने खासकर एक खास किस्म के मीडिया ने और कुछ विश्लेषकों ने ये जो गुजराती लॉबी है इनको न मालूम किन किन उपाधियों से नवाज दिया, चाणक्य और क्या न क्या। अगर ये चाणक्य होते, अगर इनके अंदर राजनीतिक सूझबूझ होती तो इनको मालूम होता कि चंद्रबाबू नायडू की कंस्टिट्यूंसी क्या है, इनको मालूम होता है कि नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूंसी क्या है, और इस बिल को वो लेकर आएंगे हम तो वो इस पे वोट नहीं दे पाएंगे। ये उनको एक मतलब विधायक स्तर के भी नेता को इतनी जानकारी होती है, कॉर्पोरेटर स्तर के भी नेता को इतनी समझ होती है। हम लोग तो तमाम तरीके के लोगों से मिलते हैं। तो ये बिल बिना डिस्कशन से, अलाइज से डिस्कस भी नहीं किया और आप लेकर चले आए। नतीजा ये हुआ कि आप हार गए। सेलेक्ट कमेटी को या जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं जाता। ये जो पर्ची आई है कहां से आई है? कहीं से फोन आया है तब तो पर्ची आई है, पर्ची बाहर से आई है ना। उस पर्ची के आधार पर कहा गया कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। तो यानी लोकसभा तक पहुंचने तक इनको इस बात का अंदाज नहीं था कि इस बिल पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की पार्टियों का रुख क्या होगा। जी। इनको लोग बताते हैं कि चाणक्य हैं। ये कहाँ के चाणक्य हैं? कौन सी राजनीतिक सूझबूझ है ये? हमने तमाम सारी गठबंधन की सरकारें चलती हुई देखी हैं। पहले डिस्कस होता है इनफॉर्मली। आप, इसका मतलब है कि आपका अपने एलाइज से भी संवाद नहीं है। संवाद होता तो आपको मालूम पड़ जाता। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मालूम पड़ जाता कि उनका रुख क्या है। वहां तो डिस्कस हुआ होगा राजीव जी, कहीं तो डिस्कस हुआ होगा। प्रधानमंत्री मोदी तो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता चुने ही नहीं गए, तो एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता, तो एनडीए के पार्टनर से बात तो करें।
ये जो घमंड है कि सब कुछ हम ईडी सीबीआई के जरिए कर देंगे, ये पिछले जमाने की बात हो गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी साहब अभी भी वो 303 वाले ही अपनी खुमारी में हैं। अभी भी वो सुबेरा नहीं हुआ, वो अभी स्वप्न लोक में है। उनको मालूम होना चाहिए कि भाई अब अगला दिन आ गया है और इस दिन में 240 ही हैं आपके पास। अगर आज एक बिल लाते, आज सरकार हार जाती। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियां वोट नहीं देती, सरकार के मुंह पे कालिक पुत जाती। लेकिन वो आज बच गए। और ये जेपीसी तो देखिए ब्लैक होल है, वो बर्फ का कमरा है, वहां चीजें जाती हैं तो लंबे समय तक रहती हैं। तो बिल वहां से वापस आएगा तो वो बिल वैसा नहीं होगा। दूसरी बात को राहुल गांधी से डेलीगेशन मिला है। देखिए सफाई कर्मचारी सबसे ज्यादा जिसको इग्नोर किया गया है इस देश में, वो यही वर्ग है। मोदी साहब ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया स्वच्छता अभियान के प्रचार में। स्वच्छता अभियान के टॉयलेट बन गए, वो टॉयलेट साफ कैसे होंगे इसकी योजना नहीं। ये बात आज वो कह रहे थे सफाई कर्मचारी जो राहुल गांधी से बात कर रहे थे, ये बात आई वहां पे कि वो इतने हजारों लाखों नए टॉयलेट आपने बना दिए, उनके सेफ्टी टैंक हैं, सब तो सूरज से कनेक्टेड नहीं है, दूर दराज गांव में है वो सेफ्टी टैंक साफ कैसे होंगे? मैनुअल स्कैवेंजिंग से। उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये चाणक्य है, प्रचार हो रहा है कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो जो टॉयलेट बनेगा उसकी सफाई भी तो होगी। बिल्कुल। घर में भी जो व्यक्ति टॉयलेट की सीट लगाता है तो उसके ऊपर एक फ्लश भी लगाता है ना, पानी के लिए, साफ करने के लिए। इतनी तो कॉमन अकल किसी को भी है। आपने हजारों टॉयलेट बना दिए, सफाई की कोई योजना ही नहीं है। इसी पार्लियामेंट हाउस में राजीव जी पहले सफाई कर्मचारी नियुक्त होते थे, हम आप जानते हैं। अब वो काम भी ठेके पर है, यानी उनको पेंशन का बेनिफिट नहीं है, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। जी। रेलवे में सफाई कर्मचारियों का पूरा डिपार्टमेंट था, खत्म हो गया, वो सब ठेके पर है। अब ठेकेदार शोषण करता है। दिल्ली के हवाई अड्डे पे आप जाएंगे या मेट्रो पे जाएंगे तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए मशीन है इस देश में, पैदल चलने के लिए मशीन है, सूरज साफ करने की मशीन नहीं आ पाई। ऐसी कौन सी हाईटेक चीज है वो? कितने लाखों करोड़ की चीज है जो नहीं बन पाएगी? ये केवल जातिगत जो विभेद है दिमाग में, उसकी वजह, उसका ये परिणति है, उसको दर्शाता है कि आपका एक वर्ग के प्रति जो है कितनी दुर्भावना है आपके मन में कि आपने टॉयलेट बना दिए, लेकिन टॉयलेट बनाने की सफाई कैसे होगी इसके अंजाम नहीं किया आपने, और मैकेनाइज तरीके से। जी। ये जातिगत दुर्भावना है, यही मनुवाद है, यही आरएसएस का हिंदुत्व है कि भेदभाव रखो। अगर भेदभाव नहीं होता राजीव जी, तो अगर आपने स्वच्छ भारत किया तो स्वच्छ भारत के लिए आप जो सफाई कर्मचारी, उनके लिए एक मानवीय योजना भी लाते जो कि मैकेनाइज्ड हो, टेक्नोलॉजी हो, जिसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो हमारे आईआईटी नहीं बना सकते। सूरज की सफाई, हम आप विदेश भी जाते हैं, हमने देखा है वहां पे भी सूरज की सफाई हमने तो किसी देश में इंसानों को करते नहीं देखा, यहां पे ही होता है। कितना खतरनाक काम है। दिल्ली में हर साल 2-4 मौतें होती हैं, जहरीली गैस के अंदर उनको उतारा जाता है जी, सूरज की सफाई करने के लिए। सोचिए, ये 21वीं सेंचुरी का भारत है, ये विकसित भारत जिसको हम कहते हैं, जहां एक इंसान
सुएज के अंदर साफ करने के लिए उतरता है अपनी 4 हथेली में लेकर, और कई लोग उसमें से वापस नहीं आ पाते। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए हमारे देश के वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, राजनेताओं को, सरकारों को, कि अगर आपके देश में यही हो रहा है तो राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये काम कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर ऐसे लोग राहुल गांधी से मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी के प्रति एक उम्मीद की किरण या एक आस्था उनके प्रति दिखाई दे रही है। उनके मन में, दिलो दिमाग में है कि इस आदमी के पास जाऊंगा, इस नेता के पास हम जाएंगे तो कुछ वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, और वही इसीलिए तो लगातार राहुल गांधी से ऐसे लोग मिल रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं, और क्लोजिंग कमेंट के लिए समय भी हो चुका है, खत्म हो चुका है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपसे समझूं, क्या 240 वाले, 303 वाले जो अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, अभी तक नरेंद्र मोदी जी अपने को उसी 303 वाले ही उसमें रखे हुए थे, लेकिन आज 240 से भी नीचे गिरते हुए दिखाई दिए क्या? वो खुद सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार थी, उनके तमाम साथी थे, और वही रिकमेंड कर रहे हैं जेपीसी। राजीव जी, आज जो कुछ हुआ इसमें कांग्रेस को अपनी ताकत तो पता चली, इंडिया अलायंस के सभी दलों को अपनी ताकत पता चली, साथ ही एनडीए के दलों को भी इस बात का एहसास हुआ कि वे कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे चाहें तो सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये एहसास आज उन्हें पहली बार हुआ होगा कि हमारे कंधों पर ये सरकार टिकी हुई है, और हम जब चाहेंगे, जब हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा, जब हमारी भावनाएं नहीं समझी जाएगी, तभी सरकार हम गिरा पाएंगे। तो अब ये निर्णायक स्थिति है, और आज उसकी शुरुआत हुई है। मैं सोचता हूं आगे जाकर एनडीए के दूसरे दल अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे और इस देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि कल इस सप्ताह का जो आखिरी दिन, सप्ताह मतलब संसद का कल आखिरी दिन है। इसके बाद फिर सोमवार 12 तारीख, शायद मुझे जहां तक ध्यान आता है सोमवार या मंगलवार 12 तारीख आखिर तक चलना है। ये सोमवार 12 तारीख है। हो सकता है कि कल ही संसद का सत्र समाप्त घोषित कर दिया जाए, या 12 तारीख तक की जो पहले से बताया गया है तब तक हो। लेकिन जो भी हो, बहुत महत्वपूर्ण ये संसद का सत्र है और इसमें बहुत सारे चेहरे सामने आ गए हैं। एक बार जल्दी से हेमंत जी, आपकी आवाज उस समय नहीं आ रही थी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि 2 बार आया और इंटरप्शन थोड़ा हो गया। प्लीज हेमंत जी। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि बिहार में गया जिले में जो महाबोधि मंदिर है, उस वो महाबोधि मंदिर बौद्धों का है, उसकी जो प्रबंध समिति है उसमें हिंदुओं का कब्जा है और वो लंबी लड़ाई चल रही है, अभी भी चल रही है। और बीजेपी वहां पर लगातार नीतीश जी के साथ शासन में रही है, उसको बदला नहीं गया है। अब लड़ाई चल रही है, उसमें 4 बौद्ध और बाकी और 9 लोगों की कमेटी है और 5 लोग उसमें गैर बौद्ध लोग हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो इनका जो हिंदुत्व है कैसे काम करता है वहां पर, जबकि उसको लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, सरकार के पास में सब सारी बातें हैं, लेकिन उसको इन लोगों ने नहीं बदला है। तो ये जो चिंता करते हैं कि इनको वक्फ बोर्ड में वहां गैर ये मुसलमानों को डालना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी कहा कि वहां रोक नहीं है, उसमें कोई बंदिश नहीं है कि न महिलाओं को रोक है न गैर हिंदुओं को रोक है। वहां तो ये उदारता दिखाई गई है कि आ सकते हैं लोग, वो अलग बात है कि लोग नहीं रह रहे हैं। तो ये मैं कह रहा था कि इनका जो ये हिपोक्रेसी जो है इनकी, वो महाबोधि मंदिर के जरिए आप समझ सकते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही उदाहरण आपने दिया है। बहुत कुछ अभी आने वाले समय में हम देखेंगे, लेकिन यहां से एक कदम पीछे खींचते हुए, एक पायदान नीचे गिरते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार, यहां एनडीए की सरकार कहें
तो बेहतर है वो दिखाई दे रही है और विपक्ष की मजबूती साफ नजर आ रही है। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं और आज सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए गए थे। उनसे पहले आपने कल देखा कि उद्धव ठाकरे से शरद पवार मुलाकात करने इसी दिल्ली में संजय राउत के घर पहुंचे। तो मुलाकातों का दौर चल रहा है और इस दौर के बीच बहुत जल्दी चुनावों की घोषणा होगी और खासकर 3 राज्यों के चुनाव। उम्मीद है कि चौथा राज्य जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की घोषणा हो जाए और घोषणा ही नहीं बल्कि चुनाव निष्पक्ष हो तो यह बेहतर होगा इस लोकतंत्र के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए। वरना आप जानते हैं कि परिस्थितियां लोकसभा में क्या बनी हैं। 79 सीट्स चुराई गई हैं। एडीआर की रिपोर्ट, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट यही बताती है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी शकील